हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द गिल्टी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगी जो सितंबर 2021 में रिलीज़ हुई है और 1 आवर 31 मिनट्स की मूवी है और क्राइम ड्रामा कैटेगरी पर बेस्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मूवी की स्टार्ट में हम कैलिफोर्निया में फायर लगी हुई देखते हैं जो वाइल्ड फायर होती है और वहीं इसका गलत फ़ायदा चोर लोग उठा रहे होते हैं और पुलिस भी पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही होती है, पर ये सिचुएशंस पुलिस के भी कंट्रोल से बाहर होती है और हम जो नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक फील्ड ऑफिसर था, पर किसी कारण इस पर एक केस चल रहा होता है, इसीलिए तब तक इसे फील्ड पर नहीं बल्कि 911 की कंट्रोल रूम्स में कॉल अटेंड करने का जॉब मिल जाता है और अगले दिन कोर्ट में इसी का केस होता है। और ये केस क्या है ये हम आगे देखेंगे, पर इस केस की वजह से इसकी वाइफ इससे दूर हो गई होती है। इसकी एक छोटी बेटी भी होती है जो इसकी वाइफ के साथ रहती है। ये अपनी बेटी से ना मिल पाता है ना बात कर पाता है, तो ओवरऑल जो कि कंडीशंस कुछ ठीक नहीं चल रही होती है और इसे मीडिया के लोगों का भी कॉल आता है इस केस के सिलसिले में, पर ये उनसे बात नहीं करता और कुछ बताना नहीं चाहता और जो लगातार लोगों के कॉल्स ले रहा होता है 911 पे जो हेल्प के लिए आ रहे होते हैं और ये काफ़ी थक चुका होता है। इसे अपनी बेटी से बात करना होता है, इसलिए अपनी वाइफ के फ़ोन पर कॉल करता है, पर इसकी वाइफ कॉल नहीं रिसीव करती और तभी उसे 911 पे एक एमिली नाम की लेडी का कॉल आता है और वो लेडी काफ़ी अजीब तरीके से कॉल पर बात कर रही थी जो कोई ये प्रैंक कॉल लगता है, इसलिए वो कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला होता है। तभी उसे लेडी के पीछे से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो कॉल रखता नहीं है, पर उससे ये कुछ सस्पिशियस लगता है, इसलिए वो एमिली से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ने किडनैप किया है, जिस पर एमिली हाँ बोल देती है। यानी कि एमिली अपने बच्चे से जैसे बात करती है उस अंदाज में जो से बात कर रही होती है ताकि उस दूसरे आदमी को शक ना हो और फिर जो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में ही उसे बताना था ताकि उस आदमी को पता ना चले। और फिर वो पूछता है कि ये आदमी कौन है और उसे पता चलता है कि ये आदमी एमिली के फैमिली का ही कोई मेंबर है जिसने इसे किडनैप किया है और अब वो इसे सिटी से बाहर ले जा रहा है। जो एमिली की लोकेशंस को ट्रैक कर रहा होता है तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है, पर जो एमिली पर अपना पूरा ध्यान रखता है, जो उसके कार के बारे में डिटेल्स पूछता है, जिस पर गलती से एमिली वाइट वैन बोल देती है और उस आदमी को एमिली पर शक हो जाता है जिसने इसे किडनैप किया है और फिर एमिली कॉल रख देती है। पर कॉल रखने से पहले जो ने उसे अपना नाम बता दिया ताकि अगर वो फिर से कॉल करे तो डायरेक्टली कॉल जो से कनेक्ट हो जाए। एज ये केस बहुत सीरियस है तो वो कोई डाउट नहीं चाहता था इसमें और फिर वो सारी डिटेल्स को आगे फील्ड ऑफिसर्स को दे देता है, पर जो एमिली के लिए अब भी परेशान हो रहा था एज उसकी वैन का कुछ पता नहीं चल रहा था, पर एमिली के नंबर से उसका एड्रेस मिल जाता है जिस पर घर का दूसरा नंबर होता है। जो उस नंबर पर कॉल करता है और कॉल एमिली की बेटी एबी उठा लेती है। वो 6 साल की छोटी बच्ची होती है और एमिली की बेटी को सुनकर जो को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो बोलती है कि घर पर मॉम डैड दोनों भी नहीं हैं और उसके साथ उसका छोटा भाई जो एक बेबी होता है ओलिवर वो ही है और वो सो रहा है। वो बोलती है कि उसके डैडी का नाम हेनरी है और वो घर आए थे और उन्होंने मॉम को अपने साथ ले गए और एमिली की बेटी एबी अपने डैड का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती है एज उसे ये याद होता है। एबी जो नंबर देती है अपने डैड का यानी कि हेनरी का, उसके वजह से उसे वैन का नंबर भी मिल जाता है एज मोबाइल नंबर से सभी कुछ लिंक्ड होता है और एमिली की बेटी एबी बहुत डरी हुई होती है और जो से रोते हुए बोलती है कि उसका भाई ओलिवर नाइफ को देखकर काफ़ी डर गया था और फिर डैड मॉम को ले गए। डैड ने ओलिवर से दूर रहने के लिए मुझे कहा था और फिर जो एबी के घर कुछ पुलिस वाले भेजता है और उसे ना डरने को कहता है और अपने नाम एबी बताकर नेक्स्ट टाइम कॉल करने को बोलता है अगर उसे ज़रूरत पड़ी 911 पर और बोलता है कि मुझे जो से बात करनी है डायरेक्टली ऐसा बोलना ताकि कॉल डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए और फिर वो एमिली को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता
अपनी वाइफ को कॉल करता है, पर वो अभी इससे कॉल करने के लिए गुस्सा हो जाती है क्योंकि अब रात के 2 बज रहे होते हैं और इसका अंदाज़ा जो नहीं लगा पाता। और फिर वो ज़्यादा परेशान हो जाता है और हेनरी के नंबर पर कॉल करता है। हेनरी कुछ सही जवाब नहीं देता, इसलिए उसे एमिली के बारे में डायरेक्टली पूछ लेता है, जिस पर हेनरी कॉल कट कर देता है और फिर से इसका कॉल भी नहीं लगता। जो अपने फ्रेंड को कॉल करता है, तभी उसका फ्रेंड उससे ज़्यादा परेशान ना होने के लिए बोलता है, आजकल कोर्ट में इसका केस की डेट है। और ये फ्रेंड हेनरी के लिए गवाही भी देने वाला होता है कोर्ट में जाकर, पर जो उसे हेनरी के घर का एड्रेस देता है और बोलता है कि वहाँ जल्दी चले जाने के लिए। और इसका फ्रेंड भी एक पुलिस वाला ऑफिसर ही होता है। और तभी उसे एमिली की बेटी एबी का कॉल आता है, जो बोलती है कि घर पर कोई आया है। तो जो बोलता है कि वो पुलिस वाले ही है जो उसकी मदद करने के लिए आए हैं। और एबी डोर ओपन करती है। पुलिस घर में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओलिवर सो नहीं रहा होता है, बल्कि ओलिवर को मार दिया गया था। उसके पेट में चाकू के निशान होते हैं। और ये सुनकर जो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था, जो फिर से हेनरी को कॉल करता है और हेनरी को बोलता है कि खुद को सरेंडर कर दे, पर हेनरी मना करके कॉल रख देता है। और फिर जो उसके फ्रेंड को कॉल करता है, एज वो हेनरी के घर पहुंच गया था और तभी तलाशी ले रहा था। जो फिर से एमिली को कॉल करता है ताकि वो खुद को हेनरी यानी कि उसके हस्बैंड से बचा पाए। जो उसे सीट बेल्ट पहनने को बोलता है और हैंड ब्रेक मारने को बोलता है, और वो ऐसा करती भी है, पर कुछ नहीं होता। उल्टा हेनरी उसे वैन के बैक सीट में लॉक कर देता है। एमिली और डर जाती है और उसे रोते हुए बोलती है कि उसे वो बचा ले, नहीं तो उसका हस्बैंड उसे मार देगा। जिस पर जो उसे बोलता है कि तुम्हें अगर कोई भारी चीज़ पीछे कार में दिख रही होगी तो जैसे ही हेनरी लॉक खोले उस पर अटैक कर देना उस चीज़ से। और एमिली ऐसा करती भी है, वहाँ से उसे मार के भाग जाती है। और जो उससे बात कर रही होती है और बोलती है कि अब सब ठीक है। घर पर ओलिवर के भी पेट में कीड़े हो गए थे और इसलिए एमिली ने उसका पेट कट करके कीड़े को बाहर निकाल दिया। और ये सुनकर जो कि हवा निकल जाती है, यानी कि ओलिवर को हेनरी ने नहीं बल्कि एमिली ने ही मारा था। और ये चीज़ एमिली को रियलाइज़ नहीं होती है, एज वो मेंटली स्टेबल नहीं होती है। और तभी जो के दोस्त का भी कॉल आता है जो हेनरी के घर गया था। उसे एमिली के हॉस्पिटल्स की फ़ाइल मिलती है, जो मेंटल हॉस्पिटल की फ़ाइल थी, और हेनरी उसे वापस हॉस्पिटल ले जा रहा था। अब जो हेनरी को कॉल करता है और उसे माफ़ी मांगता है, एज उसने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया था। हेनरी जो से बोलता है कि अब उसका बेटा भी मारा गया और उसकी वाइफ भी अब भाग गई है, अब उसके हाथ में कोई सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है। पर तभी एक कॉल आता है जो एमिली का होता है, जो ब्रिज से जंप करके सुसाइड करने वाली थी, एज वो समझ गई थी कि उसने अपने बेटे को मार दिया है। और अब जो उसे रोकता है और साइड बाय साइड पुलिस को उसके पास भेजता है और उसे रोकने के लिए जो उसे अपनी स्टोरी बताता है कि 8 महीने पहले उससे एक लड़के का खून हो गया था जिसका नाम जैकब था। एज वो पुलिस वाला है और उसे गुस्सा आ रहा था और इसलिए उससे गोली चल गई और उस लड़के का खून हो गया, जो कि गुस्से के वजह से किसी इंसान की मौत हो गई। और इसी का केस अभी चल रहा है और इसलिए इसने अपने दोस्त को कल कोर्ट में झूठी गवाही भी बोलने को बोला है ताकि ये बच जाए। पर जो को भी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, एज उसका टेम्पर बहुत ही बुरा है, इसीलिए उसकी वाइफ भी दूर हो गई और बेटी को अपने साथ ले गई। और ये सच आज जो एक्सेप्ट कर लिया है। और वहाँ पुलिस आकर एमिली को बचा लेते हैं और एमिली को बचाकर जो को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। और तभी जो को एक और न्यूज़ मिलती है कि ओलिवर भी ज़िंदा है और आईसीयू में है। मतलब जो ने 2 लोगों को बचा लिया था, इनफैक्ट हेनरी की पूरी फैमिली को ही बचा लिया था। और जो अब अपने फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि कोर्ट में सच बोलना है, जिस पर जो का फ्रेंड ऐसा करने से मना कर देता है, एज उसे बहुत लंबी टाइम के लिए जेल हो जाएगी और शायद बहुत वक्त तक वो अपनी बीवी और बच्ची से मिल भी नहीं पाएगा। पर ये जो जानता था, पर उसने फाइनली सच बोलने की हिम्मत आ गई थी
और वो अपने दोस्त को सच बोलने के लिए बोलता है और वो इस केस में गिल्टी पाया जाता है, पर वो झूठ के गिल्ट से रिलीज़ हो जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।